जय हिंद एवरीवन। डिफेंस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका पॉलिटी का मेंटोर हूं। आज हम पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर, फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से वही चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा कि हमें एक्सपर्टीज डेवलप नहीं करनी है, पीवाईक्यू ओरिएंटेड हमारी अप्रोच होनी चाहिए, फाउंडेशन हमारा स्ट्रॉन्ग करना है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करनी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जब मैंने आपको सेलिएंट फीचर्स पढ़ाए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तब मैंने आपको कहा था कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने दो टाइप के पढ़े थे, एक तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। अब याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से बोरो किया है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोरो किया था। तो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था, और उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और दूसरा होता है रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो है वो होता है हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने यही चीज डिस्कस करी थी। तो आज इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अबाउट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। दिस इज अबाउट मी। अब पहली चीज मैंने आपको बता दी है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, जिसे हम डी जूरो एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, जिसको हम डी फैक्टो कहते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे। नेक्स्ट इज लेट अस डिस्कस आर्टिकल 74। क्या कह रहा है आर्टिकल 74? देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ द प्राइम मिनिस्टर, ओके, एट द हेड to aid and advise the president who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice। क्या कहा है आर्टिकल 74? क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और उसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। इनका काम क्या है? इनका काम है एड, मदद करना और सुझाव देना। किसको? प्रेसिडेंट को। और ये जो प्रेसिडेंट है उस सुझाव के हिसाब से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। तो मैंने क्या कहा है? मैंने चीज कही है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, जो कि एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को अकॉर्डिंगली उस एड एंड एडवाइस के अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना है। तो ये याद होनी चाहिए चीज। हाउएवर द प्रेसिडेंट may require council of minister to reconsider such advice and president shall act in accordance with advice tendered after such consideration। अब मान लीजिए कि एक बिल लेके आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लेके आया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर पार्लियामेंट। ये चाहते हैं गवर्नमेंट जो है, प्रेजेंट गवर्नमेंट वांट्स टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल, और उसमें कुछ प्रोविजंस है। अब उसमें प्रेसिडेंट को लग रहा है कि कुछ इशू है, तो प्रेसिडेंट जो है, जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दी है प्रेसिडेंट को, उस एडवाइस को अभी वो फॉलो नहीं करना चाहता। प्रेसिडेंट कहता है प्लीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप इसको एक बार फिर से रिकंसिडर कर लीजिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला ठीक है, हम एक बार रिकंसिडर कर लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ने उसे रिकंसिडर करा, और उन्होंने माना कि ये जो एडवाइस है ये सही है और हमें इसी एडवाइस के हिसाब से फंक्शन करना चाहिए। तो उन्होंने वापस उस वही सेम एडवाइस को प्रेसिडेंट को भेजा। नाउ प्रेसिडेंट के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने जो एडवाइस वापस से रिकंसिडर करने को दी थी वापस से उनके पास में सेम एडवाइस आई है, तो प्रेसिडेंट को उसी एडवाइस को फॉलो करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट डू नॉट हैव एनी चॉइस। ये क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 75। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? याद रखना प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें लगता है कि हम अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट होगा बाय प्रेसिडेंट, और जो दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी अपॉइंटेड होंगे बाय प्रेसिडेंट। बट उस अपॉइंटमेंट में जिस जिस व्यक्ति को, जिस जिस मिनिस्टर को, जिस जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को
प्राइम मिनिस्टर जो है रिकमेंड कर रहा है उसी को सिलेक्ट कर सकता है, प्रेसिडेंट इसमें अपना डिस्क्रिशन यूज नहीं कर सकता, अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, अपनी मर्जी के हिसाब से किसी को सिलेक्ट नहीं कर सकता। 10-12 व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर ने सजेस्ट किए हैं कि इन सभी को मिनिस्टर बनाना है, तो प्रेसिडेंट उन्हीं 10-12 लोगों को अपॉइंट करेगा। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है? आर्टिकल 75। तो प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस, याद रखना ये, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर को, और दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जब वो अपॉइंट कर रहा है तो उसे किसकी एडवाइस लेनी पड़ेगी? प्राइम मिनिस्टर की। सेकेंड पॉइंट क्या है? द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी भूलना मत कि जो मिनिस्टर है ये होल्ड करके रखते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। थर्ड पॉइंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। ये याद रखना है कि जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो किसको होते हैं? हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब क्या हुआ? लोकसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ? राज्यसभा। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हुम? दे शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, दैट इज हाउस ऑफ पीपल। कंफ्यूज मत होना, पार्लियामेंट आए तो इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। तो ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है? आर्टिकल 75 कह रहा है। आर्टिकल्स भी याद होने चाहिए। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कैसे हमने अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को? फर्स्ट पॉइंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं हमें बताया है कि इस तरीके से आप प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करोगे। कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है हमारे पास में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड पॉइंट क्या है? पीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी हमने देखा था कि आर्टिकल 74 कह रहा है कि पीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट इट डज नॉट मीन ही इज फ्री टू अपॉइंट एनीवन। अगर प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करा इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। कैसे? इसे हम अभी डिस्कस करते हैं। एक कन्वेंशन है, ठीक है, एक ट्रेडिशन बना हुआ है, एक कल्चर है। वो कल्चर क्या है? कन्वेंशन क्या है? प्रेसिडेंट मस्ट अपॉइंट लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा इज पीएम। कोई मेजॉरिटी पार्टी है, जैसे इस समय पे बीजेपी मेजॉरिटी में है लोकसभा में, तो बीजेपी में मेजॉरिटी है, मतलब लोकसभा में कौन सी पार्टी मेजॉरिटी में? बीजेपी है। अब उसका लीडर कौन है? उस पार्टी का लीडर कौन है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी पहले लीडर हैं मेजॉरिटी पार्टी के, उसके बाद में वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, अगर कोई और लीडर होता तो प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंट करता। मान लीजिए कि कल को बीजेपी जब वापस से मेजॉरिटी में आती है लोकसभा में, और उस समय पे बीजेपी की जो पार्टी है उन्होंने डिसाइड किया कि अमित शाह शुड बी द लीडर, तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेगा। तो हम किसको अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है? लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा। दिस इज व्हाट यू मस्ट रिमेंबर। मैंने कहा था ना कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट पीएम, बट वो पीएम किसको अपॉइंट करेगा? एक कंडीशन है, वो कंडीशन मैंने आपको बता दी है। तो ये कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतना दिया है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर। कन्वेंशन क्या है? मेजॉरिटी पार्टी, लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? नो पार्टी इज इन क्लियर मेजॉरिटी। अब मान लीजिए कि कोई पार्टी क्लियर मेजॉरिटी में नहीं है, सारी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी के पीछे हैं। मेजॉरिटी मान लीजिए कि 230 है, और किसी भी पार्टी के पास में 230 सीट्स नहीं है लोकसभा में, किसी के पास में 200 है। मान लीजिए बीजेपी के पास में अराउंड 200 सीट्स हैं, कांग्रेस के पास में अराउंड 150 सीट्स हैं, समाजवादी पार्टी के पास में अराउंड 40 सीट्स हैं, तो किसी के पास में भी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है। तो फिर क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं। नो पार्टी इज इन क्लियर मेजॉरिटी, तो पहली कंडीशन क्या होगी? प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशनरी पावर। अब किसी भी पार्टी के पास में मेजॉरिटी नहीं है, तो अब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी यूज करेगा, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करेगा। क्या करेगा उसमें? लीडर ऑफ लार्जेस्ट और कोएलिशन पार्टी क्या करेगा? या तो लार्जेस्ट पार्टी, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि बीजेपी के पास में 200 सीट्स हैं, कांग्रेस के पास में 150 सीट्स है, समाजवादी पार्टी के पास में 40-50 सीट्स है, लेकिन मेजॉरिटी जो 230 सीट्स की है, किसी के पास में नहीं है। तो अब सबसे ज़्यादा सीट्स किसके पास में है? बीजेपी के पास में। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा उस लीडर का, जो उस समय पे जो लीडर होगा बीजेपी का, उसको अपॉइंट करेगा। पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी हो सकती है कोएलिशन। कोएलिशन मतलब कि ग्रुप बना दिए,
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों ने मिलकर कोलिशन बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, उन्होंने कोलिशन बना लिया। अब ये जो है टोटल मिला के 230 हो रहे हैं। तो अब वो डिसाइड करेंगे कि इन कोलिशन ग्रुप का लीडर कौन होगा। वो जो लीडर होगा प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा। तो दो कंडीशन है, या तो मेजॉरिटी पार्टी को करेगा, किसी के पास में क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं तो उस समय पे किसके पास में सबसे ज्यादा सीट्स है उनको अपॉइंट करेगा, या फिर कोलिशन के लीडर को अपॉइंट करेगा। तो ये दो कंडीशन याद होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशनरी पावर टू अपॉइंट द लीडर ऑफ लार्जेस्ट और कोलिशन पार्टी एज पीएम। देन प्रेसिडेंट आस्क हिम टू सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस विद इन अ मंथ। अब प्रेसिडेंट उससे कहेगा कि आप वोट करवाइए उसमें लोकसभा में कि आपके पास में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। अब वहां पे वोटिंग होगी और वोटिंग में अगर 230 सीट्स, उनको 230 वोट्स मिल जाते हैं, 230 है उससे ज़्यादा वोट्स मिल जाते हैं, तो उन्होंने प्रूव कर दी कि दे हैव अ कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा एंड नाउ दे कैन फॉर्म मिनिस्ट्री, दे कैन फॉर्म गवर्नमेंट। और अगर वो नहीं कर पा रहे तो प्रेसिडेंट फिर से वही चीज़ें फॉलो करेगा जो उन्होंने पहले करी थी, ठीक है, और फिर उनसे भी यही चीज़ करेगा। और ऐसा नहीं है इमीडिएट नहीं बोलेगा, वो 1 महीने के अंदर अंदर बोलेगा कि आपने अभी, मैंने आपको चुन लिया है लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी का एज अ पीएम, नाउ आपको 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे को प्रूफ करके देना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस, प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग न्यू प्राइम मिनिस्टर। अब मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, जैसे इंदिरा गांधी की हो गई थी। व्हेन शी वाज प्राइम मिनिस्टर शी वाज असैसिनेटेड बाय हर बॉडीगार्ड्स, राइट। सो प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई, तो अब क्या होगा, अब उसमें क्या कंडीशंस बनती है, लेट अस डिस्कस दैट। ऑन डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस, प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन, प्रेसिडेंट वापस से अपने डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगा इन अपॉइंटिंग न्यू प्राइम मिनिस्टर। बट if the ruling party has elected its leader then president does not have any choice। इसको समझो, मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर डाइट, अब वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बीजेपी पार्टी से, अब क्या हो रहा है कि प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज करेगा, लेकिन ये डिस्क्रिशनरी पावर कब एक्सरसाइज करेगा, ये डिस्क्रिशनरी पावर तब एक्सरसाइज करेगा जब पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन लीडर होगा। पार्टी के पास में कोई भी लीडर नहीं है, अभी बीजेपी के पास में कोई भी लीडर नहीं है, तो वो खुद कंफ्यूज है और बहुत टाइम लगा रहे हो, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन यूज़ कर लेगा कि मैं आपको आप जो है मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बना रहा हूँ, आप आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 1 महीने के अंदर अंदर मुझे सीख करके दे दीजिए, प्रूफ करके दे दीजिए। अब मान लीजिए कि जैसे जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी गवर्नमेंट में है, मेजॉरिटी पार्टी है, अब जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी डेथ हो गई। अब बीजेपी ने अमित शाह जी को बना दिया कि ही इज़ द लीडर ऑफ द बीजेपी, तो प्रेसिडेंट के पास में अब प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशनरी यूज़ नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट अमित शाह जी एज अ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पार्टी ने डिसाइड कर रखा है कि हु वुड बी देयर लीडर, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पर डिस्क्रिशन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, डिस्क्रिशन वो तभी एक्सरसाइज करेंगे जब उनके पास में कोई क्लियर लीडर नहीं है, दे आर कन्फ्यूज्ड, और वो उसमें इट इज़ टेकिंग टाइम, और इतना टाइम ले रहे हैं तो कोई उस समय पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो इंटरवीन करेगा और प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन यूज़ करेगा, अदरवाइज प्रेसिडेंट डू नॉट हैव एनी चॉइस। ये कब की बात है, जब प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज। नेक्स्ट पॉइंट, 1997 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पर्सन नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस कैन बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर फॉर 6 months विद इन विच ही शुड बिकम अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई व्यक्ति जो कि ना तो मेंबर है लोकसभा का ना ही मेंबर है राज्यसभा का, वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। मैंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो व्यक्ति आप उसको भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हो, वो व्यक्ति भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जो अभी ना तो मेंबर है लोकसभा का ना ही मेंबर है राज्यसभा का, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर अंदर या तो मेंबर ऑफ लोकसभा बनना पड़ेगा या फिर मेंबर ऑफ राज्यसभा बनना पड़ेगा। अब वो या तो इलेक्शन से बने या नॉमिनेशन से बने, इट डज नॉट मैटर। अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा का तो भी वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें मेंबर बनना पड़ेगा या तो लोकसभा का या राज्यसभा का। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते।
उन्हें अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। अदरवाइज ही सीजेस टू बी द प्राइम मिनिस्टर, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनली द प्राइम मिनिस्टर मे बी मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनली बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि ओनली द मेंबर ऑफ लोकसभा विल बिकम प्राइम मिनिस्टर और ओनली द मेंबर ऑफ राज्यसभा विल बिकम प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल है, ये लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि जो मेंबर है उनके लोअर हाउस का वही जो है वो बन सकता है कि क्या, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हमारे यहाँ पर लोअर हाउस क्या है, लोकसभा है, और अपर हाउस क्या है, राज्यसभा है। तो दोनों में से किसी के भी मेंबर हो आप, या तो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आई थिंक आई रिमेंबर अबाउट एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, ही वॉज आई थिंक नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर। तो नॉमिनेटेड मेंबर थे, राज्यसभा के थे, बट स्टिल ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन नहीं लगाया। आप मेंबर हो लोकसभा के, आप मेंबर हो राज्यसभा के, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। और इवन देन आप 6 महीने तक मेंबर नहीं हो लोकसभा के, मेंबर नहीं हो राज्यसभा के, फिर भी आप 6 महीने तक प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हो। ये जैसे मैंने बताया ना, बट इन ब्रिटेन द पीएम शुड बी मेंबर ऑफ लोअर हाउस। ये याद रख लेना कि ब्रिटेन में जो पीएम है वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर होना चाहिए लोअर हाउस का। नेक्स्ट पॉइंट, अब ओथ, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्हें कौन ओथ एडमिनिस्टर करता है, तो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है। तो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर टू हिम ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, है ना। मैंने आपको बताया था कि ओथ जो है ऑफिस की भी, और सीक्रेसी, ओथ ऑफ सीक्रेसी जो है वो भी कौन एडमिनिस्टर करता है, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टर्म ऑफ पीएम इज नॉट फिक्स्ड। मैंने आपको बताया था ना कि अभी मैंने जस्ट आपको बोला था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है शेल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या कहा था मैंने कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये होगा कि उनका टर्म फिक्स नहीं है। हम बोलते हैं ना 5 साल है, लेकिन ये टर्म फिक्स नहीं है, ये याद होना चाहिए। अब इसका एक लॉजिक समझाता हूं मैं। टर्म ऑफ पीएम इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट की जब इच्छा होगी प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है? ये इसका सेंटेंस का मतलब तो यही हुआ ना कि दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। प्रेसिडेंट अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस नहीं कर सकता है। अब ये समझते हैं। हाउएवर प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर। याद रखना वही चीज मैंने बोली है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस नहीं कर सकता है एट एनी टाइम, किसी भी टाइम जब उनकी इच्छा हो जाए। इफ पीएम enjoys मेजोरिटी इन लोकसभा ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। मैंने क्या कहा है, अगर प्राइम मिनिस्टर एंजॉय कर रहा है कॉन्फिडेंस ऑफ किसका, लोकसभा का। मैंने पार्लियामेंट नहीं कहा है, मैंने राज्यसभा नहीं कहा है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि इफ जो प्राइम मिनिस्टर है एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा देन ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय प्रेसिडेंट। अब कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस वही है कि जो 230 सीट्स मैंने आपको बताया था, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ तो जो मेजॉरिटी पार्टी प्राइम मिनिस्टर के फेवर में 230 से ज़्यादा वोट आ गए। 230 से ज़्यादा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने फेवर कर दिया है कि यस वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर प्राइम मिनिस्टर। ये होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और इसका ठीक विपरीत जो होता है, ठीक अपोजिट होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। जैसे ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन साइन हो जाए, प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन और प्रेसिडेंट कैन डिसमिस प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये होता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का कैच। ये कंडीशन याद होनी चाहिए। ऑल्दो वो होल्ड कर रहे हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बट इट डज नॉट मीन दैट प्रेसिडेंट कैन डिसमिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम, as long as prime minister is enjoying confidence of lok sabha no one can dismiss prime minister। और टर्म क्या है? 5 ईयर है। अब सैलरी एंड अलाउंसेस में मैंने आपको बताया था कि जो सैलरी एंड अलाउंसेस है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर वो कितनी है, वो जितनी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है उतनी ही सैलरी एंड अलाउंसेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मिलती है, क्योंकि ऑल्दो वो भी तो मेंबर है पार्लियामेंट के।
तो उन्हें जो सैलरी मिल रही है वो उनकी मिनिस्टर की पोस्ट के लिए नहीं मिल रही है, उन्हें पार्लियामेंट के जो मेंबर है उस हिसाब से मिल रही है। प्राइम मिनिस्टर को भी प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है, उनको सैलरी मिल रही है क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और ये जो सैलरी एंड अलाउंसेस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ये कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि क्या सैलरी एंड अलाउंसेस होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ठीक है, तो इसी की वजह से पार्लियामेंट ने डिसाइड किया जो सैलरी एंड अलाउंसेस है वो सेम होगा, उन्हें वही सैलरी मिलेगी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिल रही है। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हें मिलेगी सैलरी। तो सैलरी एंड अलाउंसेस आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट टाइम टू टाइम। ही गेट्स द सैलरी एंड अलाउंसेस दैट आर पेएबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। Next point is power and function of prime minister. Let us discuss about that. Power and function. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में हम देखते हैं, पहला जो रिलेशन है, पहला पावर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या पावर होती है प्राइम मिनिस्टर की, और क्या फंक्शन होते हैं इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया था कि कौन बनेगा, कौन मेंबर होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। लेकिन वो प्रेसिडेंट किन लोगों को अपॉइंट कर सकता है? उन्हीं लोगों को अपॉइंट कर सकता है जिनके नाम प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड करे। तो वही चीज़ लिखी हुई है, रिकमेंड अ पर्सन टू द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय पीएम। बता दिया था मैंने आपको ये। सेकेंड पॉइंट क्या है? He allocates and reshuffles the portfolio among the ministers. अब जैसे होता है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, पोर्टफोलियो का मतलब यही हुआ, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, लॉ मिनिस्ट्री हो गई, उसके बाद में रेवेन्यू मिनिस्ट्री हो गई। ये सारी जो मिनिस्ट्रीज होती है इनको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं बहुत लेमन लैंग्वेज में। तो इनको क्या शफल करता है, वो एलोकेट करता है कि ओके आप जो है अमित शाह जी आप होम मिनिस्ट्री संभालेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री ओके राजनाथ सिंह जी आप संभालेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी आप संभालेंगे। ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। अब उनका कल को मन हुआ उनको शफल कर देंगे कि ओके अमित शाह जी आप है ना होम मिनिस्ट्री छोड़ के डिफेंस मिनिस्ट्री में चले जाइए, निर्मला सीतारमण जी आप जो है होम मिनिस्टर बन जाइए, और नितिन गडकरी जी को हमने दूसरी कोई मिनिस्ट्री दे दी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दे दी हमने। तो ये क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो, ही एलोकेट्स एंड रीशफल्स द पोर्टफोलियो अमंग मिनिस्टर्स। ठीक है, वो प्रेसिडेंट नहीं कर रहा, वो ये कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, ही कैन आस्क फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ एनी मिनिस्टर। क्या कहा है, कल को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया अमित शाह जी में और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी में। तो नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अमित शाह जी मोटा भाई प्लीज़ रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट। पहली चीज़, ये पहली कंडीशन है। अमित शाह जी ने कहा कि मोटा भाई ने कहा कि ठीक है चलिए कर देते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है किसी को लेके, मान लीजिए कि पॉपुलेशन बिल को लेकर जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है, अमित शाह जी चाहते हैं कि जो पॉपुलेशन बिल है वो अभी हमें इमीडिएटली इन्फोर्स करना है, इमीडिएटली इनैक्ट करना है, पार्लियामेंट में हमें लेके आते हैं बिल और उसको पास करते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि टाइम इज़ नॉट राइट एट द मोमेंट, हमें थोड़ा सा दूसरी चीज़ों पे भी फोकस करना है, तो लेट अस फोकस ऑन दैट। तो इन पर इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं प्लीज़ अमित शाह जी यू शुड रिज़ाइन। अमित शाह जी ने रिज़ाइन कर दिया। अब मान लीजिए कि अमित शाह जी ने बोला नहीं आई विल नॉट रिज़ाइन, तो वो क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के पास में जाएंगे, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि प्लीज़ डिसमिस दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आई एम सजेस्टिंग यू टू डिसमिस दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट को क्या है, प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी ही पड़ेगी, प्रेसिडेंट के पास में कोई चॉइस नहीं है। प्रेसिडेंट एक बार को बोल सकता है प्लीज़ रिकन्सिडर दिस एडवाइस, रिकन्सिडर करने के लिए भेज दिया, वापस से सेम एडवाइस जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने दी है, तो नाउ प्रेसिडेंट इज़ बाउंड, प्रेसिडेंट इज़ ऑब्लिगेटरी टू एक्सेप्ट टू फॉलो दी एडवाइस टेंडर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, और उसके पास में कोई रास्ता नहीं होगा। ठीक है, नाउ जो प्रेसिडेंट है वो डिसमिस करेंगे अमित शाह जी को फ्रॉम होम मिनिस्ट्री। तो वही चीज़ें हैं, ही कैन आस्क फॉर द रिजिग्नेशन ऑफ एनी मिनिस्टर और एडवाइस द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। फोर्थ पॉइंट, ही प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चेयर कौन करता है, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ही गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। ये भी सिंपल है, समझाने जैसी कोई चीज़ नहीं है। सिक्स पॉइंट, इफ द पीएम रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस और डाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल्सो कोलैप्स। याद रखना,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वजूद जो है वो प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर का वजूद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया और प्राइम मिनिस्टर डाइज, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाएगा। जो भी जितने भी मेंबर्स थे, जो जितने भी मिनिस्टर्स थे जो कि पार्ट थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाएंगे। अगर कब? जब प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज और प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वजूद प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर का वजूद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट है उसमें। तो ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड पावर्स थी प्राइम मिनिस्टर की। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का क्या रिलेशन है, क्या पावर है, क्या फंक्शन है, ये देखते हैं हम। पहली चीज है कि ही इज अ प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में वार्तालाप किसके थ्रू हो रही है? जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो कौन है? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर होगा। अब पहला पॉइंट क्या है? PM communicates decision of Council of Ministers relating to administration of affairs of Union and proposal for legislation to President। PM जो है वो सारे डिसीजंस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, वो प्रेसिडेंट को बताता है। जितने भी डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल टेक, कोई इंपॉर्टेंट बिल लाना है, कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस करने हैं, ऑर्डिनेंस पास करना है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करता है। सेकेंड पॉइंट, to furnish such information relating to administration of affairs of the union and proposal of legislation as the president may call for। प्रेसिडेंट ने मान लीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो देगा उनको। मान लीजिए बहुत सारे बिल्स जो हैं पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो प्रेसिडेंट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मान लीजिए कि कोई एक बिल जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने तैयार किया है, उसके रिगार्डिंग उनको डिटेल में कोई चीज़ें चाहिए, वो प्रेसिडेंट मांग सकता है। जैसे कि अभी USA और इंडिया के बीच में ट्रेड डील हुई है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक नहीं है शायद हमारे पास में। ठीक है, तो वो भी जो डिटेल्स हैं, डील की डिटेल्स हैं, वो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मंगवा सकता है, और प्राइम मिनिस्टर मना नहीं कर सकता। ऑब्वियसली क्यों मना करेगा? क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। प्राइम मिनिस्टर को ट्रस्ट है कि भाई प्रेसिडेंट भी हमारा है, तो वो जो है इन सारी चीज़ों को लीक नहीं करेंगे, वो पब्लिकली प्लेटफॉर्म पर नहीं लेके आएंगे। इतना तो उनके बीच में ट्रस्ट होता है, इवन दो प्रेसिडेंट जो है वो दूसरे पार्टी से बिलोंग करता हो, जब जैसे प्रणब मुखर्जी जी थे तब। थर्ड पॉइंट, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। क्या कहा है? इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज़ बिन टेकन बाय मिनिस्टर। मान लीजिए कि कोई डिसीजन उन्होंने ले लिया है, तो उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसी के बारे में बात हो रही है, तो बहुत जेनरिक पॉइंट्स है, ये आप याद रख सकते हो, समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें। और ये सारे कौन से आर्टिकल है? ये है ना आर्टिकल 78 है, ये हमें पता होना चाहिए, ये आर्टिकल 78 है। नेक्स्ट क्या है? एडवाइज द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स लाइक अटॉर्नी जनरल, कैग, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ UPSC। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। उसके बाद में दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट किन लोगों को अपॉइंट कर रहा है? जिन लोगों के नाम प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को सजेस्ट करें। प्रेसिडेंट यहाँ पर भी अपनी मर्जी नहीं चला सकता। जिन जिन नाम को प्राइम मिनिस्टर ने सजेस्ट किया है कि ये 4 नाम है, इनमें से ये 2 नाम है और इनमें से भी ये जो एक नाम है, इन्हीं को आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट डू नॉट हैव चॉइस, उन्हीं को अपॉइंट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। जो चेयरमैन है UPSC के, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने एक नाम भेजा है कि ये नाम है, इन्हें हमें चेयरमैन अपॉइंट करना है, तो प्रेसिडेंट के पास में कोई चॉइस नहीं, उन्हीं को अपॉइंट करना पड़ेगा। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट करना है? प्राइम मिनिस्टर ने एक नाम भेजा है कि इन्हीं को कैग अपॉइंट करना है, प्रेसिडेंट को उन्हीं को कैग अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है। अटॉर्नी जनरल के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक नाम सजेस्ट किया है, इसी नाम को जो है कैग अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करेंगे, तो प्रेसिडेंट के पास में कोई चॉइस नहीं है। तो याद रखना, इसीलिए कहते हैं कि प्रेसिडेंट के पास में नॉमिनल पावर होती है। रियल पावर किसके पास में होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। सारे काम प्रेसिडेंट कर रहा है,
लेकिन उस काम के सजेशन कौन दे रहा है, और उसमें भी प्रेसिडेंट के पास में कोई चॉइस नहीं है। इसीलिए प्रेसिडेंट को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और रियल एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं। अब पार्लियामेंट से क्या रिलेशन होता है प्राइम मिनिस्टर का, पहला पॉइंट याद रखना कि वो लीडर होता है किसका, लोअर हाउस का। लोअर हाउस क्या है, लोकसभा है। तो लीडर ऑफ लोकसभा, कंफ्यूज मत होना कौन है, लीडर ऑफ लोकसभा इज प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड पॉइंट, एडवाइज द प्रेसिडेंट अबाउट प्रोरोग एंड समनिंग ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट को बोलेगा कि आप प्रोरोग करो पार्लियामेंट को या समन करो पार्लियामेंट के सेशन को। ये क्या होता है, प्रोरोग और समनिंग, एडजमेंट, ये सारी चीज़ें जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे इसको। अभी बस इतना याद रखो कि प्रेसिडेंट जो है वो समन कर रहा है, प्रेसिडेंट जो है वो प्रोरोग कर रहा है, लेकिन ये सब किसके कहने पे कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे कर रहा है। अभी तक आपने देखा होगा प्रेसिडेंट अपने मन से कुछ नहीं कर रहा, जो भी कर रहा है वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे कर रहा है। थर्ड पॉइंट, रिकमेंड्स द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एट एनी टाइम टू द प्रेसिडेंट। लोकसभा को डिसॉल्व करने का भी एडवाइस प्रेसिडेंट को कौन दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर दे रहा है। तो डिसोल्यूशन कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, लेकिन एडवाइस कौन दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर दे रहा है। अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। फ्लोर ऑफ द हाउस का मतलब ये है कि लोकसभा में जब आप हो तो उसको हम फ्लोर ऑफ द हाउस कहेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि कोई भी इंपॉर्टेंट बिल है, मान लीजिए कल को यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, तो आई थिंक पहले ब्रीफ कौन करेगा इस चीज़ के बारे में, प्राइम मिनिस्टर करेगा। उसके बाद में जो रिस्पेक्टिव मिनिस्टर है वो उसकी डिटेल बताएगा। तो फ्लोर ऑफ हाउस में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसको भी कौन अनाउंस कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज अदर पावर एंड फंक्शंस। क्या दूसरे पावर्स एंड फंक्शंस हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, ये याद रख लेना। किसके चेयरमैन हैं, पहले नीति आयोग के हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के हैं, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के हैं, इंटरस्टेट काउंसिल के। ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ये भी मैंने आपको बता दिया था, यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्स पर्सन है वो। थर्ड पॉइंट, क्राइसिस मैनेजर है इन चीफ एट पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी आती है, जैसे कोविड टाइम पे आया था तो हमने देखा था ना, इट वाज द प्राइम मिनिस्टर जो लगातार आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, टीवी पे आके हमें इन्फॉर्म कर रहे थे कि लॉकडाउन लगाया जाएगा, कब तक लॉकडाउन लगेगा, और कंटिन्यूसली विद इन अ टाइम इंटरवल, 1 हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में, 10 दिन के अंदर अंदर वापस से वो आते थे, हमारा हौसला बढ़ाते थे। तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, क्राइसिस मैनेजर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। ही इज़ द लीडर ऑफ पार्टी इन पावर। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका लीडर कौन होता है, उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर होता है, क्योंकि उसी लीडर को हम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ही इज पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस, सिंपल है। ही प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। ये भी समझाने जैसी कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज चीफ मिनिस्टर। अभी तक हमने प्राइम मिनिस्टर डिस्कस कर लिया, अब हम चीफ मिनिस्टर डिस्कस करेंगे। अब ये चीज़ आप याद रखना कि जो पावर प्राइम मिनिस्टर के पास में, सेम की सेम पावर चीफ मिनिस्टर के पास में है, लेकिन वो यूनियन लेवल पर थी, यहाँ पर स्टेट लेवल के पास में कुछ छोटे छोटे चेंजेस है जो हम डिस्कस करेंगे। इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को साथ में पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि आपको याद रखने में तकलीफ नहीं होगी, आपको पता रहेगा, आप रिलेट कर पाओगे कि अच्छा ये प्राइम मिनिस्टर के पास में भी यही पावर है, चीफ मिनिस्टर के पास में भी यही पावर है। वहाँ पर प्रेसिडेंट था, यहाँ पर गवर्नर आ जाएगा। और आप देख लेना कि किस तरीके से दोनों की पावर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस कुछ माइल्ड चेंजेस हैं, बहुत जैसे वेरिएशंस होते हैं ना। तो लेट अस डिस्कस अबाउट चीफ मिनिस्टर। अब वही है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, और गवर्नर जो होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। सिमिलर, सेम। उसके बाद में आर्टिकल 163, वहां पर क्या था, आर्टिकल 74 था, अब यहाँ पे 163 है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ चीफ मिनिस्टर एज द हेड। वही था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हेड। क्या करेंगे ये, एड एंड एडवाइस गवर्नर को ऑन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन एनी ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। ये जो एक्सेप्ट वाला पार्ट है ये हमने उसमें नहीं देखा था, आर्टिकल 74 में नहीं देखा था, तो ये बस एक एक्स्ट्रा पार्ट है आर्टिकल 163 में। यहां तक तो सेम था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर हेड होगा, और वो एड एंड एडवाइस करेगा गवर्नर को।
लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन और एनी ऑफ देम इन हिज डिस्क्रिशन। तो यहां पे बस ये चीज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 164। अब यहां पे देखो वही चीज लिखी हुई है कि चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, सेम चीज लिखी हुई है। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। थर्ड पॉइंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। वहां पर क्या था, वहां पर लोकसभा था, यहां पर क्या है, यहां पर विधानसभा है। विधानसभा को हम क्या कहते हैं, हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा टू द विधानसभा। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 167। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर, ड्यूटी क्या होगी चीफ मिनिस्टर की, टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ स्टेट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर relating to administration of the affairs of the state and proposal for legislation, same point है। B, to furnish such information relating to administration of affairs of the state and proposal for legislation as the governor may call for, ये भी वही चीज दी हुई है जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड थी। C, if the governor so requires to submit for the consideration of the council of minister any matter on which a decision has been taken by minister but which has been not been considered by the council, सेम चीज है, सेम पॉइंट है। आर्टिकल 78 था, यहाँ पे 67 है, 167। अब देखिए वही देखो, ये भी मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर, याद रखना ये एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम। तो फिर सीएम कैसे अपॉइंट हो रहा, बाय गवर्नर। कन्वेंशन क्या है, a leader of the party that has got the majority share of votes in the assembly election, वो अपॉइंट होता है एज अ सीएम। जैसे वेस्ट बंगाल में इट वाज तृणमूल कांग्रेस, सो ममता बनर्जी वाज अपॉइंटेड एज अ सीएम। इन एमपी बीजेपी गॉट द मेजॉरिटी शेयर ऑफ वोट्स, दैट इज व्हाई मोहन यादव वाज अपॉइंटेड एज अ सीएम। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ नो पार्टी हैज अ क्लियर कट मेजोरिटी, वही चीज है देखो, किसी भी पार्टी के पास में क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है तो अब जो है गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगा। गवर्नर एक्सरसाइज इज पर्सनल डिस्क्रिशन इन सिलेक्शन। अब गवर्नर क्या कहेगा, गवर्नर दो चीजें कहेगा कि जो मेजोरिटी पार्टी है उस समय पर जिसके पास में मेजोरिटी सीट्स है उसको कहेगा कि प्लीज आप गवर्नमेंट बनाइए और आप 1 महीने के अंदर अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख कीजिए। या फिर बहुत सारी पार्टी ने कोलिशन बना लिया और उन कोलिशन ने डिसाइड किया कि ये हमारा लीडर है, तो उस लीडर से कहेंगे कि देखिए आप कोलिशन आपने बना लिया है और आप इस पार्टी के लीडर हो, कोलिशन ग्रुप के लीडर हो, तो आप जो है विद इन वन मंथ लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमें प्रूफ करके दीजिए। वही जो सेम चीज वहां पे थी, प्रेसिडेंट ने कही थी प्राइम मिनिस्टर को, यहाँ पे गवर्नर सीएम को कह रहा है। गवर्नर मे यूज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन व्हेन सीएम dies in office and there is no obvious successor. If the ruling party elects a new leader, governor must appoint him as a CM. A person who is not a member of legislature can be appointed as chief minister for 6 months. जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए था, सिमिलरली चीफ मिनिस्टर के लिए भी है, within which उन्हें मेंबर बनना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, failing which he ceases to be a CM. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर द पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज अ सीएम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है कि पहले आप सीएम बनोगे, उसके बाद में आप कॉन्फिडेंस प्रूफ करोगे, उसके बाद में आप मेजोरिटी प्रूफ करोगे। ऐसा नहीं है कि पहले मेजोरिटी प्रूफ करो उसके बाद में आप सीएम बनोगे। सीएम बनोगे, 1 महीने का आपको समय मिलेगा, उस समय के अंदर अंदर आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बताना पड़ेगा दैट हाउस हैज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वी हैव अ मेजॉरिटी सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दैट इज व्हाई आई एम बिकमिंग अ सीएम। नेक्स्ट इज गवर्नर में फर्स्ट अपॉइंट हिम एंड देन आस्क हिम टू प्रूव मेजॉरिटी विद इन अ रीजनेबल टाइम। उसमें कितना था, 1 मंथ था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विद इन अ रीजनेबल टाइम, यहाँ पर रीजनेबल टाइम दे दिया उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट, सीएम कैन बी मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर हो सकता है या लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकता है।
जैसे कि महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर है वो भी जो है सीएम बन सकता है। अब चीफ मिनिस्टर का टर्म क्या होगा, मतलब वो कितने साल तक हो सकता है। याद कीजिए, अभी मैंने बताया था कि टर्म जो है वो फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, सिमिलरली सीएम होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। सीएम नॉट फिक्स्ड, पहली चीज, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर, यही चीज है, अपनी मन के हिसाब से डिसमिस नहीं कर सकता गवर्नर। एज लॉन्ग एज सीएम इज एंजॉइंग मेजोरिटी in the Vidhan Sabha, no one can dismiss chief minister. He cannot be dismissed by the governor as long as he enjoys the majority support. ठीक है। और सैलरी एंड अलाउंसेस कितनी होगी, जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की है वही सैलरी एंड अलाउंसेस होगी चीफ मिनिस्टर की। और ये डिसाइड कौन करेगा, वहां पर पार्लियामेंट कर रहा था, यहाँ पर जो है विधानसभा करेगा या स्टेट लेजिस्लेचर करेगा। अब आ जाते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। किसकी बात कर रहे हैं, पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर की। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में क्या पावर है सीएम की, लेट अस डिस्कस दैट। मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय गवर्नर एज रिकमेंडेड बाय सीएम, उन्हीं लोगों को जो है गवर्नर अपॉइंट करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनके नाम सीएम ने रिकमेंड करे हैं, ये डिस्कस किया था हमने। सेकेंड पॉइंट, ही एलोकेट्स एंड रीशफल्स द पोर्टफोलियो अमंग मिनिस्टर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। CM bring about the collapse of Council of Minister by resigning from office or by death, since Chief Minister is the head of the Council of Minister. मैंने आपको बताया था ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वजूद है क्योंकि चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट करता है क्योंकि चीफ मिनिस्टर एग्जिस्ट करता है। अगर चीफ मिनिस्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वही चीज यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट इज CM कैन एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस अ मिनिस्टर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये भी डिस्कस कर लिया था हमने। ही प्रिजाइडेड ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन, ये भी डिस्कस किया था। ही गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द मिनिस्टर। नाउ गवर्नर के रिलेशन में क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पे कुछ चेंजेस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं साफ तौर पे कहूं ना तो गवर्नर के पास में ज्यादा पावर है प्रेसिडेंट से, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों है। बस इतना याद रख लेना कि गवर्नर के पास में ज्यादा पावर है प्रेसिडेंट के इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन रिलेशन टू चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर एंजॉयज द फॉलोइंग पावर, कौन कौन सी करता है वो। ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट इज द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हमने डिस्कस किया था, तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स, ये भी हमने डिस्कस किया था, ये भी नहीं बताऊंगा, इसको आप पॉज करके पढ़ लेना। इफ द गवर्नर सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन, ये भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट पॉइंट, ही एडवाइजेस द गवर्नर विद रिगार्ड्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। हाँ, गवर्नर को एडवाइस करेगा, गवर्नर को नाम देगा कि ये जो है एडवोकेट जनरल होना चाहिए, पहली चीज, ये जो है वो चेयरमैन होना चाहिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के जो है नाम है, ये इसी व्यक्ति को आपको हेड सिलेक्ट करना पड़ेगा, चीफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है, जो वहां पे पीएम कर रहा था वो सीएम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट लेजिस्लेचर के साथ में क्या रिलेशन है। He advises the governor with regards to summoning and proroguing of the session of state legislature. ये भी जब हम स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे मैं बता दूंगा आपको कि समनिंग क्या होता है और प्रोरोगिंग क्या होता है। He can recommend the dissolution of legislative assembly to the governor at any time, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। He announces the government policies on the floor of house. This also we have discussed. Next point, other power and functions. In addition to chief minister, the chief minister also perform the following function. स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन कौन होता है, सीएम होते हैं। वाइस चेयरमैन, अब यहां पे पता होना चाहिए, वाइस चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल बाय रोटेशन, मतलब कि अगर मान लीजिए जोनल काउंसिल में चार स्टेट्स हैं तो उसके जो हेड है वो तो शायद होम मिनिस्टर होते हैं जोनल काउंसिल के, एज फार एज आई रिमेंबर। जो वाइस चेयरमैन होगा
वो सीएम होगा, लेकिन वो रोटेशन पे होगा। मान लीजिए कि एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान है, तो एक समय पर 1 साल के लिए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर होंगे, फिर नेक्स्ट रोटेशन में जो है वो एमपी के हो जाएंगे, फिर छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे, फिर महाराष्ट्र के हो जाएंगे। तो ऐसा रोटेशन चलता रहेगा चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए। किसके वाइस चेयरमैन? जोनल काउंसिल के होते हैं, वो होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर 1 ईयर एट ए टाइम। उसके बाद में इंटर स्टेट काउंसिल के वो मेंबर होते हैं। याद कीजिए, मैंने अभी आपको बताया था कि इंटर स्टेट काउंसिल प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन उसका हेड कौन होता है? उसके मेंबर कौन होते हैं? सीएम होते हैं उसके मेंबर। एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, और उसके मेंबर कौन होते हैं? सीएम होते हैं। ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। क्राइसिस एंड मैनेजर वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया था। एज अ लीडर ऑफ स्टेट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। पॉलिटिकल हेड वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लिया था। आप इसको पॉज करके एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी तक हमने ना पीएम देख लिया, सीएम देख लिया। मेरा पर्पस दोनों को साथ में पढ़ाने का ये था कि जो आपके एफर्ट्स है, डबलिंग ऑफ एफर्ट है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है, उसको कम करना था। क्योंकि आप जब प्राइम मिनिस्टर को पढ़ोगे तो सेम पावर सीएम के पास में भी होती है, तो दोनों को आप साथ में पढ़ोगे तो आपको जो है उनके ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा आपको चीज़ें रिकॉल करने में और याद करने में, और आपका एफर्ट भी कम हो जाएगा। क्योंकि आपने वही चीज़ जो है पीएम में पढ़ी थी, वही की वही चीज़ आप सीएम में पढ़ोगे तो आपके कम एफर्ट लगेंगे। अब सेम चीज़ हम क्या करेंगे, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में करेंगे। इन दोनों को भी हम साथ में पढ़ेंगे, ताकि हमें पता रहेगा कि पावर जो है वो सेम है, बस नाम चेंज हम कर रहे हैं। वहाँ पर यूनियन लेवल पर है, यहाँ पर स्टेट लेवल पर आ जाएगा। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट अबाउट द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या पॉइंट है? आर्टिकल 74 अभी हमने डिस्कस किया था। क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? ये हमने बता दिया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस। हाउएवर, अब याद रखना, यहां तक तो मैंने आपको बता दिया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, वो हेड करेगा कौन? प्राइम मिनिस्टर, और उनका काम क्या होगा? सुझाव देना और सलाह देना। किसको? प्रेसिडेंट को। और मैंने फिर आपको ये भी कहा था कि ये जो एडवाइस है प्रेसिडेंट एक बार वापस रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है। किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। लेकिन सेम एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने वापस से भेज दी प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट नाउ इज बाउंड टू फॉलो, टू एक्सेप्ट सच एडवाइस, है ना। एक बार भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, वापस से वही एडवाइस भेज दी, तो नाउ प्रेसिडेंट डू नॉट हैव एनी चॉइस, इट इज बाउंड ऑन द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट सच एडवाइस। President may require Council of Minister to reconsider such advice and President shall act in accordance। ये वही चीज़ है। The advice tendered by Minister to the President shall not be inquired into any court। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। कोई भी एडवाइस, कोई से भी, मान लीजिए ऑनरेबल अमित शाह जी ने कोई एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट को टेंडर करी है, ऑल्दो वो कितनी भी कॉन्ट्रोवर्शियल हो, ठीक है, वो कितनी ही मतलब चैलेंजिंग हो या फिर वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो, और पता है कि हाँ ये एडवाइस जो है वो दी गई है बाय होम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, नो वन कैन चैलेंज सच एडवाइस, और नो कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर, कोर्ट जो है उसमें इंटरवीन कर ही नहीं सकती। ये पहला रूल है सेपरेशन ऑफ पावर का। जुडिशरी का काम है जो लेजिस्लेशन है उसको, उनकी वैलिडिटी को चेक करना, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना, making sure that parliament is not breaching its jurisdiction, making sure that parliament is not passing a bill which is unconstitutional, making sure that parliament is not violating the basic structure of constitution. But judiciary cannot interfere in the functions, in the exercise of power of council of minister or the executive. प्रेसिडेंट कोई भी प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी एडवाइस प्रेसिडेंट को दे रहे हैं वो बेखौफ दे सकते हैं। उन्हें डर नहीं है कि जो कोर्ट है वो इंक्वायर करेगा इस पे, ये जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर ने या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को दी है, और उस हिसाब से प्रेसिडेंट ने एक्ट किया है। नहीं तो क्या होगा, सेपरेशन ऑफ पावर का ब्रीच हो जाएगा, और इसमें फिर आप देखोगे कि है ना एक दूसरे की जुरिस्डिक्शंस में जो है वो जुडिशरी इंटरफेयर कर रही है, फिर एग्जीक्यूटिव भी इंटरफेयर करने लगेगी जुडिशरी की जुरिस्डिक्शंस में। तो ये उसको मेंटेन करता है कि जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को दी है शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट, तो इट इज़ बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। दिस इज व्हाट यू मस्ट रिमेंबर। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्टिकल 75, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर। The Prime Minister shall be appointed by President
एंड अदर मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये आर्टिकल 75 कह रहा है, ये हमने अभी डिस्कस किया था। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। अब ये एक नया पॉइंट है, ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया था ना, सेकंड पॉइंट, तो ये याद रखना। इसमें क्या कहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ क्या होगी। आर्टिकल 75 ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ होगी, जो भी लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि 540 है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा अभी फिलहाल में, एट प्रेजेंट देर आर 540 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, तो इस 540 का जो भी 15% है उससे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स नहीं हो सकते, उससे कम ही होंगे। ये मैक्सिमम लिमिट है कि एट मोस्ट 15% ऑफ जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होंगे। ठीक है, मान लीजिए कि 100 है लोकसभा की स्ट्रेंथ, तो 15 से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते, 15 से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। ठीक है, और ये अब ये है ना, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने ऐड किया, ये भी याद होना चाहिए। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये जो 15% वाला प्रोविजन है ये हमने ऐड किया है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से, याद होना चाहिए 15% वाला। और ये 15% हम किसका कर रहे हैं, पार्लियामेंट का नहीं कर रहे हैं, याद रखना, ये लोकसभा का कर रहे हैं। हम किसका कर रहे हैं, लोकसभा का कर रहे हैं, पार्लियामेंट का नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as minister. This provision was also added by 91st Amendment Act. इसमें क्या कहा है कि आप मेंबर हो या तो लोकसभा के या राज्यसभा के, और आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो, और इसका डिस्क्वालीफाई का रीजन क्या है, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। याद कीजिए, मैंने आपको डिफेक्शन जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था दल बदलू हो गए, आपके ऊपर आरोप है कि आपने दल बदल लिया है। आप कांग्रेस से अपॉइंट हुए हो एमपी, और आपने जब आप अपॉइंट हो गए हो एमपी कांग्रेस से, अब आपने आपकी पार्टी चेंज करके आप बीजेपी में चले गए, तो आपने क्या कर लिया, आपने दल बदल लिया। तो अब आपने जब दल बदला है तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो, और क्योंकि आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ मिनिस्टर, यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये किस में दिया हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और ये जो प्रोविजन हमने कब ऐड किया था, हमने ऐड किया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, याद होना चाहिए। A member of either house of parliament belonging to any political party disqualified on the ground of defection, disqualified to be appointed as minister. ठीक है, 91st Constitutional Amendment Act 2003. Next provision, the minister shall hold office during the pleasure of president. डिस्कस कर लिया था हमने ये पॉइंट। The council of ministers shall be collectively responsible to Lok Sabha, ये भी डिस्कस कर लिया था हमने। The president shall administer the oath of office in secrecy to minister, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। A minister who is not a member of parliament either house for any period of 6 consecutive month shall cease to be a minister, ये भी हमने डिस्कस किया था, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, और इसको फिर बाद में ऐड कर दिया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या बोला हमने कि जो मेंबर है लगातार 6 महीने तक कोई मिनिस्टर बना हुआ है या प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, मिनिस्टर भी बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। ठीक है, या तो आप प्राइम मिनिस्टर हो या आप मिनिस्टर हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, मान लीजिए आप होम मिनिस्टर हो लगातार 6 महीने तक, बट यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा, तो आप 6 महीने तक रह सकते हो। और उस 6 महीने के अंदर अंदर या तो आपको मेंबर होना पड़ेगा लोकसभा का या राज्यसभा का, इलेक्टेड हो सकते हो, नॉमिनेटेड हो सकते हो, डज नॉट मैटर, आपको मेंबर बनना पड़ेगा, अदरवाइज यू वुड बी सीज टू होल्ड ऑफिस ऑफ अ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये वही पॉइंट है और कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। उसके बाद में सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, आर्टिकल 77 इज टॉकिंग अबाउट बिजनेस कंडक्ट करने की बात कर रहे हैं। क्या पॉइंट है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। मैंने क्या कहा है, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो किसके नाम पर लिए जाएंगे, प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाएंगे। ले कौन रहा है, एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर ले रहा है, लेकिन किसके नाम से ले रहा है, प्रेसिडेंट के नाम से ले रहा है। दैट इज व्हाई प्रेसिडेंट इज व्हाट, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर इज व्हाट, रियल एग्जीक्यूटिव। ये दिया हुआ लॉजिक। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड
and executed in the name of president shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by president. ये जो ऑर्डर्स हैं और अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम प्रेसिडेंट के नाम से कर रहे हैं, मतलब प्रेसिडेंट के नाम से हम ऑर्डर्स ले रहे हैं, प्रेसिडेंट के नाम से हम ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसे हम किस मैनर में करेंगे? उस मैनर में करेंगे जिस मैनर में प्रेसिडेंट ने रूल बनाए हैं। बस इतना याद होना चाहिए। ये अगर रट भी लोगे, इसको एक दो बार पढ़ भी लोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। फर्दर, द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट विच इज सो ऑथेंटिकेटेड शेल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट एन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट मेड और एग्जीक्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। वो फिर आप उसको है ना कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हो कि ये जो है ऑर्डर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। प्रेसिडेंट ने कहा ऑर्डर है, प्रेसिडेंट ने कहा इंस्ट्रूमेंट है, तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट है। पढ़ लेना, सिंपल है, समझ में आ जाएगा। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस। याद रखना, बिजनेस के कन्वीनियंट ट्रांजेक्शंस के लिए रूल कौन बना रहा है? प्रेसिडेंट बना रहा है। ऑल्दो वो बना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, लेकिन नाम किसका लग रहा है? प्रेसिडेंट का लग रहा है ना। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी। ये भी हमने कर लिया था डिस्कस। टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वी हैव डिस्कस दिस। एक बार पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा इसको। टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन, ये भी हमने कर लिया था। इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, आर्टिकल 78। पॉज करके पढ़ लेना, वैसे रिपीटेशन है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट आर्टिकल 88, राइट्स ऑफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू हाउस। क्या है आर्टिकल 80? राइट्स ऑफ मिनिस्टर के राइट की बात कर रहा है। एवरी मिनिस्टर शैल हैव राइट टू स्पीक and take part in the proceedings of either house, any joint sitting of the house and any committee of parliament of which he may be named a member, but he shall not be entitled to vote। समझो इसमें क्या दिया हुआ है। मिनिस्टर के राइट है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के मेंबर है, लेकिन वो राज्यसभा में भी अपीयर हो सकते हैं। राज्यसभा में अपीयर हो सकते हैं। मान लीजिए राज्यसभा में कुछ इंपॉर्टेंट बिल पर डिस्कशन चल रहा है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि मेंबर है लोकसभा के, वो अपीयर हो सकते हैं। वहाँ पे जाके वो मीटिंग को मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं कि ठीक है लेट अस ज्वाइन मीटिंग। वो वहाँ पर बोल भी सकते हैं, लेकिन वो जहाँ पर वो मेंबर नहीं है वहाँ पर वो वोट नहीं कर सकते। राज्यसभा का मेंबर लोकसभा में आके डिस्कशन का पार्ट हो सकता है, अपनी बातें रख सकता है, लेकिन अगर लोकसभा में वोटिंग हो रही है तो उसमें वो वोटिंग नहीं कर सकता। सेम चीज़ अप्लाइज टू मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा के लिए। पहली चीज़, अब बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में ऐसा होता है कि वो मेंबर्स लोकसभा के भी होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर भी जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी में अपनी बात रख सकते हैं। तो ये राइट्स होते हैं उनके, बस वो वोट नहीं कर सकते हैं जहाँ पर वो मेंबर नहीं है। ये हमें याद होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है? एवरी मिनिस्टर शैल हैव राइट टू स्पीक। पहली चीज़ है राइट टू स्पीक, ठीक है। उसके बाद में टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस। जो भी प्रोसीडिंग्स होती है ना लोकसभा की और राज्यसभा की, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद में जॉइंट सिटिंग होती है, तो जॉइंट सिटिंग तो है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जॉइंट सिटिंग हो गई वो, तो वहाँ पर वो बोल सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके वो मेंबर नहीं है, एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर, जिसकी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के वो मेंबर है, वहाँ पर जाकर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे हैव राइट टू स्पीक, दे हैव राइट टू वोट देयर, अगर वो मेंबर है तो, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल 88। दिस इज दे आर टॉकिंग अबाउट राइट ऑफ मिनिस्टर्स। अब हमने बताया था ना कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यही चीज़ मैंने आपको कही थी। तो ये जो एड एंड एडवाइस है, इसका नेचर हम समझते हैं। इसको देखना, 42, 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। याद रखना, मैंने कहा था ना कि जो है प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट से रिलेटेड है। 42nd अमेंडमेंट ने क्या कहा था? सच एडवाइस कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो बाइंडिंग कर दी थी किसके ऊपर? प्रेसिडेंट के ऊपर। ये याद होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? और सॉरी, सच एडवाइस कैन नॉट बी इंक्वायर्ड, ये भी मैंने आपको बता दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये जो भी एडवाइस है इसको आप
इट इज़ बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, इट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा मान लीजिए डिसॉल्व हो भी गई है, तब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कंटिन्यू अपना फंक्शन एक्सरसाइज करेगी। वो अभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जब तक कि नई लोकसभा नहीं आ जाती है, जब तक कि नया लोकसभा फिर से नहीं बन जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं कहा है। Wherever Constitution mentions satisfaction of President, satisfaction is not personal satisfaction but satisfaction of Council of Minister, ये भी हमें पता होना चाहिए। जब भी कहा है satisfaction of President is necessary, तो वो satisfaction President का नहीं होता, उसका personal satisfaction नहीं होता, वो satisfaction होता है Council of Minister का, headed by Prime Minister। तो again ये हमें बताता है कि why President is nominal executive and Prime Minister is real executive। ठीक है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन का मतलब है सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस कैन बी अ मिनिस्टर बट विद इन 6 मंथ, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि वो ज्वाइन कर सकता है आइदर बाय इलेक्शन और बाय नॉमिनेशन। राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ अदर हाउस बट वोट ओनली इन हाउस विच ही इज मेंबर, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ राज्यसभा में बट ही कैन नॉट वोट इन दी राज्यसभा। सिमिलरली आई थिंक एस जयशंकर इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो वो वोट कर सकते हैं राज्यसभा में लेकिन ही कैन नॉट वोट इन लोकसभा, ऑल्दो ही कैन टेक पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू मस्ट रिमेंबर। अब ओथ है, तो मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट ओथ एडमिनिस्टर कर रहा है, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर दी ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। अब ये ओथ ऑफ सीक्रेसी का मतलब क्या होता है? When taking the oath of secrecy, a minister promises that he will not share any confidential information with anyone। तो ये है oath of secrecy का मतलब कि जो भी confidential information है वो किसी के साथ में शेयर नहीं करेगा, except directly or indirectly he will only share if it is necessary for doing his official work as a minister। अब मान लीजिए कि जो डील है, इंडिया यूएस की डील हुई है, अब ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कुछ समय तक होगी लेकिन बाद में इसे अब एज अ मिनिस्टर एस जयशंकर जी को, एज अ फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी को, दे हैव टू मेक सम डिटेल्स पब्लिक ऑफ द डील। कुछ जो डिटेल्स है डील की वो पब्लिक करनी पड़ेगी। वो फिर यहाँ पे ओथ ऑफ सीक्रेसी की बात नहीं कर सकते कि यार हम तो ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, आई हैव टू, मैंने ओथ ली है सीक्रेसी की तो मैं आपको ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, he will only share if it is necessary for doing his official work as a minister। So as a minister it is responsibility of S Jaishankar as a foreign minister कि वो हमें जो ट्रेड डील हुई है उसकी कुछ डिटेल्स हमारे साथ में पब्लिक करें, है ना। सैलरी भी मैंने आपको बता दिया था, पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है और मिनिस्टर को सैलरी कितनी मिलती है, उसे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी मिलती है वही उसे सैलरी मिलती है। उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सैलरी नहीं मिलती है, उसे सैलरी मिलेगी जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है। अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे हमें याद रखना पड़ेगा। ऑल मिनिस्टर्स ओन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा even though some of the minister may be member of council of state। याद रख लेना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कुछ मिनिस्टर्स ऐसे होंगे जो कि मेंबर है लोकसभा के, कुछ मिनिस्टर्स है मेंबर ऑफ राज्यसभा के। अब क्या कहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो अगर आप राज्यसभा के भी मेंबर हो लेकिन आपकी जो फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो टुवर्ड्स लोकसभा होगी। It does not matter whether you are member of Lok Sabha or Rajya Sabha. If you are a member of Council of Minister, you shall be collectively responsible to Lok Sabha only, not Parliament, not Rajya Sabha, Lok Sabha only. If no confidence motion passed, all ministers have to resign, including ministers who are member from Rajya Sabha। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम पार्लियामेंट में डिटेल में डिस्कस करेंगे मैं आपको फिर भी बता दूंगा। तब अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाए, प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाए तो जो मेंबर है
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, उन सबको रिजाइन करना पड़ेगा। अब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होता है। क्यों? क्योंकि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा में। तो क्योंकि लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल है तो इसीलिए लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हुआ है, लेकिन आप राज्यसभा के मेंबर हो, लेकिन फिर भी आप मिनिस्टर हो, फिर भी आपको रिजाइन करना पड़ेगा मिनिस्टर के पोस्ट से। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी भी हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने के बाद में भी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, लेकिन आप मिनिस्टर नहीं रहोगे। अब यू शैल नॉट बी मिनिस्टर। Every minister stands by cabinet decision and supports them within and outside parliament. If he disagree, he must resign. ये एक important point है कि हर कोई जो मिनिस्टर है वो कैबिनेट के डिसीजन के साथ में खड़ा रहेगा, जो भी कैबिनेट ने डिसीजन लिया है। दैट इज वाई अभी जब यूजीसी का एक्ट आया था तब जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे देवर स्टैंडिंग विद द कैबिनेट डिसीजन। ऑल्दो उनको लग रहा होगा पर्सनली कि यार कुछ इशू होगा, किसी ना किसी मिनिस्टर को लग रहा होगा यस देयर आर इश्यूज विद दिस बिल, पीपल कुड मिस यूज दिस बिल और पीपल कुड मिस यूज दिस एक्ट, बट स्टिल क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एवरी मिनिस्टर स्टैंड बाय कैबिनेट डिसीजन, तो दे हैव टू स्टैंड बाय द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, दे हैव टू रिमेन, दे हैव टू गिव सपोर्ट टू द डिसीजन टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तब क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर वुड कम एंड आस्क कि प्लीज रिजाइन और आई विल आस्क प्रेसिडेंट टू डिसमिस यू। कौन अपनी मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ना चाहेगा, है ना? अगर वो डिसएग्री करता, देखिए इफ ही डिसएग्रीज ही मस्ट रिजाइन। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, पूरी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है किसकी? मिनिस्टर्स की। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ साथ में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये भी हमें याद होना चाहिए। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आर्टिकल 75 ऑल्सो कंटेन्स प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आर्टिकल याद होना चाहिए, आर्टिकल 75, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर इवन एट अ टाइम व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। क्या कहा है? मान लीजिए प्रेसिडेंट जो है वो मिनिस्टर को हटा सकता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है उस मिनिस्टर को प्रेसिडेंट हटा सकता है, इवन दो जो पार्टी है अभी भी कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रही है लोकसभा में। लेकिन प्रेसिडेंट कब हटाएगा, कब डिसमिस करेगा? जब प्राइम मिनिस्टर उन्हें सजेस्ट कर रहा है। देखो, हाउएवर प्रेसिडेंट रिमूव्स अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर कब ऐसा करेगा? जब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जब वो कैबिनेट के डिसीजन के साथ में नहीं खड़ा हुआ है मिनिस्टर, जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को सपोर्ट नहीं कर रहा है मिनिस्टर, जब वो डिसएग्री कर रहा है प्राइम मिनिस्टर के साथ में, तब प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि प्लीज प्रेसिडेंट रिमूव दैट इंडिविजुअल। और यही होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस आपको इतना पता होना चाहिए, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। क्या होता है ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही यूट्यूब पे इतना टाइम है मैं आपको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाऊँ। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन ने कैटेगरीज नहीं बनाई है, ये कन्वेंशन के थ्रू आई है, ब्रिटिश कन्वेंशन के थ्रू आई है। तो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ने कैटेगरीज नहीं बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताया है और एक कैबिनेट बताया है, ठीक है। दो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई है, एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और वो कैबिनेट। कैबिनेट अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीज़ें मेंशन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लासीफाई मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनटू डिफरेंट रैंक्स। ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम ब्रिटिश प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। अब कितने हैं? पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तीसरा है डेप्यूटी मिनिस्टर और चौथा है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, ठीक है। ये हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है, ठीक है। ये इस तरीके से हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। तो ये मैंने बताया, ये पूरे की पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। सबसे कोर जो होते हैं वो कैबिनेट होते हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है।
अब कैबिनेट की हम बात कर लेते हैं। कैबिनेट मतलब मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जिनके पास में इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, वो होते हैं कैबिनेट का पार्ट। मतलब जो चीज़ें चला रहा है वो कैबिनेट चला रहा है। कैबिनेट को आप न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, है ना। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, द वर्ड कैबिनेट वॉज नॉट ओरिजिनली इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आ जाए तो याद होना चाहिए, जो कैबिनेट वर्ड है वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो हमने कब ऐड किया इसको? हमने ऐड किया इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट से। और कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 352 में। आर्टिकल भी याद होना चाहिए, 352 आर्टिकल है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन पावर्स एंड फंक्शंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ना तो पावर्स डिफाइन कर रहा है कैबिनेट की, ना ही फंक्शंस डिफाइन कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बस वर्ड मेंशन किया हुआ है कैबिनेट। थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन आवर पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है क्योंकि इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट का पार्ट। फोर्थ, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट, और उनकी एडवाइस जो है वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है। फिफ्थ, इट इज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल है। सिक्स्थ, इट डील्स विद ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर। ये जेनरिक चीज़ें हैं, आपको बस ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। दो मेन अगर मेरे को याद रखना होगा ना, तो मैं ये याद रखूंगा कि कैबिनेट ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने ऐड किया है, आर्टिकल 352 में ऐड किया है, और वो डिफाइन नहीं करता वर्ड को, बस मेंशन करता है वर्ड को, कैबिनेट वर्ड को। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। अब हम आ जाते हैं, सिमिलरली लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी तक हमने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देख लिया है, अब हम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 163, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही की वही चीज़ है, बस इसमें ऐड क्या किया है? एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन इन डिस्क्रिशन। यही जब हमने चीफ मिनिस्टर पढ़ा था, वही की वही सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पे ऐड की हुई है। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर्स डिस्क्रिशन और नॉट, डिसीजन ऑफ गवर्नर शैल बी फाइनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नया पॉइंट है जो अभी तक हमने नहीं डिस्कस किया था। क्या कहा है? इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस, कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्या क्वेश्चन हो सकता है? वेदर अ मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर्स डिस्क्रिशन और नॉट। एक क्वेश्चन आता है कि ये गवर्नर अपनी मर्जी से कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर एक क्वेश्चन आता है तो उसमें किसका डिसीजन फाइनल होगा? गवर्नर का ही डिसीजन फाइनल होगा। गवर्नर ही डिसाइड करेगा ये मेरी डिस्क्रिशन में, ये मेरी डिस्क्रिशन में नहीं है। ठीक है, डिसीजन ऑफ द गवर्नर शैल बी फाइनल, ये याद होना चाहिए। उसके बाद में एक और चीज़ है, एंड द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय द गवर्नर शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion। कोई भी काम उसने किया है या कोई भी काम उसने नहीं किया है, ये बोल के कि ये मेरे डिस्क्रिशन में है, ये बोल के कि ये मेरे डिस्क्रिशन में नहीं है, उसको आप कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये वही चीज लिखी हुई है। एंड द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय द गवर्नर shall not be called in question, shall not be called in question। ठीक है, shall not be called in question on the ground that he ought, he chose or chose not to have acted in his discretion। He chose to acted in his discretion, he chose not to act in his discretion। Either of the thing he is doing, such thing cannot be called into question in a court। ठीक है, और if a matter comes whether this is a discretion of governor or not, whose decision shall be final? It's the governor's decision that shall be final। मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे पास में क्या डिस्क्रिशन है, क्या डिस्क्रिशन नहीं है। मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कब एक्ट करना है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर में और कब एक्ट नहीं करना है, और वो जो है क्वेश्चन ये होगा इनटू एनी कोर्ट। ये पॉइंट जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं था, दैट इज व्हाई यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। 164, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, यहां तक तो हमने देख लिया था। अब इसमें एक नया पॉइंट है, एक नया एडिशन है। हाउएवर
इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा देयर शैल बी अ मिनिस्टर in charge of tribal welfare who may in addition be in charge of welfare of scheduled caste and backward class or any other work। क्या कहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में एक एडिशनल मिनिस्टर होगा। मतलब ये मिनिस्टर होना ही होना चाहिए, दूसरे स्टेट्स में ये मिनिस्टर हो डज नॉट मैटर। कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है कि ये मिनिस्टर तो होना ही होना चाहिए, किसमें, 4 जगहों पे, 4 स्टेट्स में, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। किसके लिए, ट्राइबल वेलफेयर के लिए। क्या लिखा हुआ है, हाउएवर इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा देयर शैल बी मिनिस्टर, जो कि इंचार्ज होगा ट्राइबल वेलफेयर का। वो दूसरे काम भी कर सकता है, जैसे कि एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट। ट्राइबल वेलफेयर तो करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ में वो वेलफेयर कर सकता है शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड क्लास का, और एनी अदर वर्क भी कर सकता है। इसमें एक और चीज़ है कि ओरिजिनली बिहार वॉज ऑल्सो देयर, बिहार के लिए भी ये प्रोविजन था, लेकिन बिहार वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस प्रोविजन बाय 94th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006। ठीक है, बिहार को हमने हटा दिया। क्यों? क्योंकि बिहार में अब जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बहुत कम है और जो शेड्यूल एरिया है वो बिल्कुल नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को लगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, मतलब जब अमेंडमेंट किया तो जो लेजिस्लेटर है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हें लगा कि अननेसेसरी प्रोविजन है, एक अलग से हमें अननेसेसरी एक मिनिस्टर बनाना पड़ता है ट्राइबल वेलफेयर का, जबकि यहाँ पे ना तो शेड्यूल एरिया है, ना ही ट्राइबल पॉपुलेशन भी बहुत ही कम है, तो कोई सेंस बनता नहीं है। रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, ऐसा मिनिस्टर सोच रहा है। बड़ी बात है कि रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उनका मानना था कि रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट हो रहे हैं, तो हम जो है बिहार को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो एट प्रेजेंट 4 ही जगह है, 4 ही स्टेट है जहाँ पर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होगा, जिनका काम है ट्राइबल वेलफेयर को प्रमोट करना। उसके साथ साथ में दूसरी चीज़ें भी वो कर सकते हैं। ये एक एडिशन है जो हमने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिस्कस नहीं किया था। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर in the council of minister in a state shall not exceed by 15% of strength of legislative assembly of that state। याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट, मतलब यहाँ पर भी विधानसभा है, वहाँ पे जैसे लोकसभा था ना, यहाँ पर विधानसभा है। इवन दो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इवन दो विधान परिषद है, लेकिन आपको याद होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं लिखा हुआ है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर लिखा है, इसका मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ विधानसभा की बात हो रही है। कंफ्यूज मत होना, ये नॉमेनक्लेचर में स्टेट लेजिस्लेचर की बात होगी तो दोनों आएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो सिर्फ विधानसभा आएगा। ठीक है, तो उसका भी 15% होना चाहिए। अब इसमें एक और चीज है, बट द नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शेल नॉट बी लेस देन 12। ये एक नया पॉइंट है। ठीक है, 15% से ज्यादा नहीं होंगे स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन जो टोटल मेंबर्स होंगे मिनिस्टर्स के, जो टोटल मिनिस्टर होंगे वो 12 से भी कम नहीं होने चाहिए। 15% तो मैक्सिमम है। हमने कहा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सिर्फ बात करी थी 15% की, लेकिन यहाँ पर हमने 15% के साथ साथ में मिनिमम भी बात करी कि एटलीस्ट 12 मिनिस्टर्स तो होने ही होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 मिनिस्टर, 7 मिनिस्टर, 8 मिनिस्टर, एटलीस्ट 12 मिनिस्टर्स मस्ट बी देयर। ठीक है, हाउएवर द नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग, और ये चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके, मतलब 11 + 1, 11 जो है वो मिनिस्टर्स है और एक जो है वो चीफ मिनिस्टर है। तो एटलीस्ट 12 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर शैल बी देयर, मस्ट बी देयर। ठीक है, और ये प्रोविजन हमने 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ऐड किया था। नेक्स्ट इज मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। ये भी हमने देख लिया था। जो डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। 91st अमेंडमेंट एक्ट, ये भी हमने डिस्कस किया था। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी डिस्कस किया था। द गवर्नर शैल, अब यहाँ पर वहाँ पर प्रेसिडेंट ओथ एडमिनिस्टर कर रहे हैं, यहाँ पर गवर्नर एडमिनिस्टर करेंगे। अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 months शैल सीज टू बी मिनिस्टर, ये भी हमने डिस्कस किया था। द सैलरीज एंड अलाउंसेज, जो स्टेट लेजिस्लेटिव विधायक को जो सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, वही की वही जो है वो मिनिस्टर को मिलेंगे। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अब यहाँ पे भी वही है कि सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो गवर्नर के नाम पर लिए जाएंगे।
सेम चीज़ जो है पॉज करके आप पढ़ लेना, वही चीज़ लिखी हुई है जो हमने उसमें देखी थी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। नेक्स्ट इज ड्यूटीज, चीफ मिनिस्टर की क्या ड्यूटी होगी वो डिस्कस कर लेते हैं। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट, वही चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। एनी मैटर विच इज, वही सेम चीज़ है, आप पॉज करके इसको पढ़ लेना, समझाने का कोई फायदा नहीं है, वही चीज़ लिखी हुई है, रिपीटेशन होगा। राइट्स ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे भी वही है कि एवरी मिनिस्टर शैल हैव राइट टू स्पीक, पहली चीज़ है कि वो दे हैव राइट टू स्पीक, दूसरी चीज़ है दे कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेंबली एंड ऑल्सो द काउंसिल वेर इट एग्जिस्ट एंड एनी कमिटी ऑफ द स्टेट legislature which he may be named a member, but he shall not be entitled to vote. I have discussed this also. Next is nature of advice by minister. अब ये भी वही है 42nd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें याद होना चाहिए। जो भी नेचर है एडवाइस का उसको आप इंक्वायर नहीं कर सकते हो कोर्ट में, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट to advise the governor even after dissolution of state legislative assembly or resignation of council of minister. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर स्टेट विधानसभा डिसॉल्व भी हो गया है उसके बाद भी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है गवर्नर को एड एंड एडवाइस करेगा तब जब विधानसभा डिसॉल्व है। Wherever constitution requires satisfaction of governor, satisfaction is not the personal satisfaction but the satisfaction of state council of minister. This is also we have discussed. Next is appointment of minister. वही चीज़ें हैं कि चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो रहा है गवर्नर के द्वारा और दूसरे जो हैं गवर्नर अपॉइंट कर रहा है ऑन दी एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और ये भी हमने बता दिया था कि देयर शुड बी अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, ये भी मैंने आपको बता दिया था और ये एप्लीकेबल था बिहार के लिए भी, लेकिन हमने 94th अमेंडमेंट एक्ट से बिहार को हटा दिया क्योंकि बिहार की पॉपुलेशन में जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी और कोई भी शेड्यूल एरिया नहीं था। वही चीज़ लिखी हुई है, नो शेड्यूल एरिया इन द बिहार नाउ। अब ओथ भी जो है वो गवर्नर एडमिनिस्टर कर रहा है और गवर्नर में भी वही चीज़ लिखी हुई है कि ही विल ओनली शेयर इफ इट इज नेसेसरी फॉर डूइंग हिज ऑफिशियल वर्क, अदरवाइज वो कॉन्फिडेंशियल हो जाएगी। सैलरीज भी हमने आपको बता दी थी क्या सैलरी होगी। नेक्स्ट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, जहाँ पे वहाँ पर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के लिए थे, यहाँ पर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होंगे, ठीक है। वही चीज़ लिखी हुई है, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो सारे के सारे जो मिनिस्टर हैं उन लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा, including those ministers who are from legislative councils. कैबिनेट डिसीजन बाइंड्स ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, यूजीसी के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई सीएम जो है वो गवर्नर को कह सकता है कि ये जो पर्टिकुलर मिनिस्टर है इनसे मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है एंड वो जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत शार्पन हो गया, बहुत इंटेंसिफाई हो गया है, तो देयर इज़ अ नो स्कोप ऑफ नेगोशिएशन, सो प्लीज़ डिसमिस दिस मिनिस्टर फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये हो गया इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी हैव डिस्कस्ड। आप पॉज करके पढ़ लेना, ऑल्दो आई हैव डिस्कस्ड इट। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या कंपोजिशन होगा, वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लासिफाई नहीं किया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंपोजिशन को, वही सेम चीज़ होगी। कैबिनेट मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, डेप्यूटी मिनिस्टर होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होंगे। लेकिन ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या मेंशन किया है, सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट भी कब मेंशन किया, आर्टिकल 352 में मेंशन किया है। कौन से अमेंडमेंट से किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया है। ये तो हम जो है वो ब्रिटिश प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं, ये कन्वेंशन है, ब्रिटिश कन्वेंशन है जो हमने अडॉप्ट कर लिया। हमें लगा कि ये कन्वीनियंस है हमारी, इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से मिनिस्टर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उन्हें हमने कैबिनेट मिनिस्टर कह दिया, बाकी जो लीस्ट कम इंपॉर्टेंस है उनको हमने मिनिस्टर ऑफ स्टेट कह दिया और जो सबसे कम इंपॉर्टेंस के उनको हमने डेप्यूटी मिनिस्टर कह दिया। ऑल्दो दे आर पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट ये हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए क्लासीफाई कर दिया। चीज़ें हम क्लासीफाई इसीलिए करते हैं कन्वीनियंस के लिए। तो आज जो है हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंटर के, स्टेट के,
प्राइम मिनिस्टर और सीएम हमने कवर कर लिया है। ये आपको पार्लियामेंट में भी काम आएगा, या आप जब प्रेसिडेंट पढ़ोगे तो भी आपको काम आएगा। आप जब इसको इंटरलिंक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरा पॉलिटी जो है वो सारा इंटरलिंक है। फर्स्ट जो लेक्चर मैंने लिया था वो भी लिंक्ड है, यहाँ पर जो सेलिएंट फीचर्स थे, प्रीएम्बल था, वो सारी चीज़ें लिंक है। जब मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, शायद आज आपका वो डाउट क्लियर हुआ होगा कि वाई प्रेसिडेंट इज़ अ नॉमिनल हेड एंड वाई प्राइम मिनिस्टर इज़ अ रियल हेड। जब हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था कि जो है प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट होता है, और प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। तो आज हमने इसीलिए बहुत लॉजिकली वे में पीएम, सीएम, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फंडामेंटल राइट्स के बाद में कोई चैप्टर इतना सिग्निफिकेंस रखता है तो वो नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत पेशेंटली डिस्कस करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में करेंगे, लेकिन डिटेल में करेंगे। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में हमें जाना है उतना ही हम डिटेल में जाएंगे PYQ के हिसाब से। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जय हिंद।